आज हम तीन बिंदु जो स्टॉक नियंत्रण के बाद में सामग्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सामग्री नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर पहला है एबीसी एनालिसिस, नंबर दूसरा है FS&D एनालिसिस और नंबर थर्ड है JIT अप्रोच। ये तीन सामग्री के मूल्य नियंत्रण के संबंध में या सामग्री की लागत नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। इनको देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस के अंदर हम हमारे व्यापार में, हमारे उत्पादन में या उत्पादन प्रक्रिया में जितनी भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं या रॉ मटेरियल्स कहें या इनपुट्स हम कहें, उन सभी को हम ए, बी और सी में बांट देते हैं। जैसे कि हम यदि एक बात करें मकान के बनाने के समय, तो मकान बनाने में जितनी सामग्री आती है, क्या क्या उपयोग होता है? पत्थर, ईंटें, रेत या बजरी, सीमेंट, टाइल्स और डेकोरेटिव आइटम्स, लकड़ी के दरवाजे, लोहे की खिड़कियां, और जब कंप्लीट काम होने लगता है, जब फिनिशिंग टच आता है, जब मार्बल लगा रहे हैं हम उसके साथ के अंदर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स कर रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कलर इत्यादि होगा, बाथरूम के अंदर बाथरूम फिटिंग्स होगी, इलेक्ट्रिक डिवाइस, झूमर इत्यादि सब चीजें लगेगी। तो ये सभी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया के साथ के अंदर जुड़ा होता है। तो हम क्या करें कि सबसे पहले ए मतलब बहुत महत्वपूर्ण, बी मतलब थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण और सी मतलब जो सबसे कम महत्वपूर्ण मतलब मूल्य के अंदर। तो ए कैटेगरी के अंदर हम वह रखेंगे जिनका मूल्य ज्यादा है और मात्रा कम है। यानी निर्माण प्रक्रिया में जिस चीज का मूल्य सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। हम हमारे घरों के अंदर देखते हैं तो सबसे मूल्यवान चीजें क्या होगी? ज्वेलरी, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। उसका मूल्य बहुत ज्यादा होगा लेकिन मात्रा बहुत कम होगी। यानी थोड़ा सा, एक मुट्ठी भर, कोई एक छोटा सा हीरा है, पता चला 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए के हो गए, 10-10, 15-15 लाख जैसे भी, उनमें क्या होता है? मूल्य सबसे ज्यादा होता है और मात्रा जो है वो सबसे कम होती है। दूसरा होता है जिसमें, इसको हम बाद में देखेंगे, तीसरा मूल्य सबसे कम लेकिन मात्रा बहुत अधिक। यानी जैसे मकान बनाने के समय करें तो ईंटें, पत्थर, बजरी, लोहे की रॉड्स या सरिये जिसको कहेंगे, उसका मूल्य अपेक्षाकृत पूरे मकान के ढांचे के अंदर मूल्य बहुत कम होता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति को, इनको क्या करते हैं हम? सामान्यतः मकान बनाते हैं तब इन सामग्री को सड़क पे ही पड़े रहने देते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें से हम किसी को चोरी करके ले जाएं, लेकिन इनके लिए जो जगह बहुत ज्यादा घेरता है, जिनका मूल्य सबसे कम होता है, वो हमारे पास सी कैटेगरी में आती है। बी कैटेगरी के अंदर वो होता है जो मात्रा और मूल्य का प्रतिशत बराबर होता है। मात्रा और मूल्य का प्रतिशत बराबर होता है। यहां पे हम कहें तो मूल्य होता है हमारे पास 70% और मात्रा हमारे पास होगी 10 से 15%। यहां पे कहेंगे मूल्य तो होता है हमारे पास 10 से 15% और मात्रा हमारे पास होती है 70%। और यहां पर लगभग लगभग हम कहेंगे कि मूल्य और मात्रा 25 से 30% और 25 से 30% के बराबर है। ये हमारे पास एबीसी विश्लेषण। अब हम देखें, जब मकान का निर्माण करेंगे तो सी कैटेगरी की जो सामग्री है, ईंटें, पत्थर, बजरी, लोहा, वो सामान्यतः सड़क पे रहता है। बी कैटेगरी के सामान क्या हो गए? जैसे सीमेंट वगैरह इत्यादि, उसको हमको सुरक्षित स्थान पर रखना होता है, उसको ढक के रखना है जिससे बरसात वगैरह से खराब नहीं हो, सीमेंट इत्यादि, टाइल्स वगैरह जो अंदर रखते हैं। और सी कैटेगरी के अंदर जो मकान बनता है, सबसे लास्ट में झूमर लगाने हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम्स लगाने हैं, फर्नीचर इत्यादि है, सोफे वगैरह हैं, इनको सबसे लास्ट में परचेज करेंगे और सबसे ज्यादा इन चीजों की सुरक्षा रखेंगे। जब मकान का निर्माण होता है तो देखा होगा जो छोटी छोटी सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मकान के निर्माण के समय बाथरूम फिटिंग, टाइल्स इत्यादि, सॉरी नल इत्यादि जो पीतल के होते हैं, छोटे छोटे से, यदि सामग्री हो 300, 400, 500 रुपए का, उनको तो हम लॉक में रखेंगे, यानी सुरक्षा सबसे ज्यादा रखेंगे। और जो सबसे
कम मूल्य की सामग्री जिसकी मात्रा बहुत अधिक है उसको खुले में रख देते हैं। तो ऐसे ही फैक्ट्री का ग्राउंड होता है, तो वहां पर जिनकी मात्रा बहुत अधिक है वो खुले में पड़े रहते हैं। सुरक्षा उनकी भी करनी है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो लोग ले जाए, लेकिन वहां पे उनकी सुरक्षा अपेक्षाकृत कम होगी, और जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वहां पे हो सकता है सीसीटीवी कैमरा इत्यादि ऐसा लगे। तो ये एबीसी विश्लेषण के अंदर इस प्रकार से देखें। तो हम एबीसी विश्लेषण का एक ग्राफ देखेंगे, उसको ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। तो देखें ग्राफ के रूप में ये हमारे पास मूल्य रेखा है, ये हमारे पास मात्रा रेखा है। जो हमारे पास में ए कैटेगरी के है जिसकी मात्रा कम है लेकिन मूल्य जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग हमने कहा 70% के आसपास, और मात्रा हमारे पास हो गई 10% या 15%। दूसरा हमारे पास है क्या कहते हैं बी कैटेगरी। बी कैटेगरी के अंदर हम ये कहें कि 20% तो है मूल्य और मात्रा भी है 20 से 25%। और सी कैटेगरी के अंदर मूल्य तो है 10% और मात्रा जो होगी हमारे पास लगभग 70% के आसपास मात्रा होगी। तो ये हमारे पास एबीसी विश्लेषण है। जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महंगी वस्तु है उनको हमको सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखना है, उनका जो उपयोग है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है, उनका जो निर्गमन है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। ध्यान सी कैटेगरी पे भी रखना है, लेकिन जो हमारे पास सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले, जैसे अपने पास कमांडो इत्यादि होते हैं, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा कमांडो है, बाकी के नॉर्मल हमारे पास में पुलिसमैन, गनमैन वगैरह भी चल जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो हमारे पास वस्तु सबसे ज्यादा महंगी है उन चीजों का थोड़ा थोड़ा सा भी यदि दुरुपयोग होता है तो कॉस्ट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव करता है। इसलिए अपनी सारी ताकत जो अधिकांश है वो हमको ए कैटेगरी की वस्तुओं पे लगा। दूसरी विचारधारा हमारे पास FSND। F का मतलब फास्ट, फास्ट का मतलब तुरंत। मतलब जैसे ये समझे कि आज हमने रॉ मटेरियल इशू किया तो एक दिन, ये थंब रूल नहीं है लेकिन ये मान के चले एक दिन में सुबह हमने कच्चा माल इशू किया है, शाम को उसका फिनिश्ड गुड्स बन के आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक, शाम तक या नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यानी फास्ट मतलब वह कच्चा माल जो है वो तेज रनिंग से चलता है, तीव्र गति से माल को चलता है, वह फास्ट हो गया। दूसरा है स्लो। स्लो का मतलब जैसे यदि हम कहें उत्पादन प्रक्रिया 15 दिन की है तो ये 10-12 दिन तक चलता रहता है, इसको हम कहेंगे 10 दिन एक तरह से कहते हैं। ये अलग अलग उत्पादन इकाइयों में अलग अलग दिन हो सकते हैं, केवल समझाने के लिए मत। तीसरा हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब फास्ट भी नहीं है, स्लो भी नहीं है, इन दोनों के मध्य के अंदर, जिसको हम कहेंगे 5 से 6 दिन या 4 से 6 दिन मान लीजिए इसको। तो ऐसा सामान जो है वो 4 से 6 दिन के अंदर हमारे पास कच्चा माल जो है वो निर्मित माल में बदल जाता है। और डेड यानी ऐसा सामान जो तो 2-4 महीने में कभी कभी काम आता है, या हो सकता है 1-2 महीने में कभी। तो सोचिए यदि किसी व्यक्ति को आपने कोई सामग्री सुबह दी और शाम को वापस सामग्री लेनी है, तो इसमें ज्यादा हमको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह हमने 100 किलोग्राम सामान दिया है, यदि नॉर्मल उसमें चीजत यदि हम कहें 2% है तो सुबह हमने 100 केजी दिया है उसको और शाम को वो 98 केजी बना के दे देगा। तो ऐसे मामले में क्योंकि डेली टू डेली मॉनिटरिंग होती है, ऐसी स्थिति में चीजत कम होती है या वेस्टेज कम होता है या घपला कम होता है, गबन कम होता है। जो माल स्लो है यानी थोड़े थोड़े दिन में, आज माल दिया 10 दिन 12 दिन में माल होगा, उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, रोज की रोज उसकी अपडेट्स लेनी पड़ेगी, कहां तक माल का प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसके अंदर माल के अंदर नुकसान होने की ज्यादा चांसेस है, या कहें माल के गबन होने की ज्यादा चांसेस है। तो जैसे हमने इसको 100 केजी माल का उपलब्ध कराया है, ये हमको वापस जो देगा वो 97 केजी या 95 केजी दिया, तो हमें डेली टू डेली देखना है कि 9-10 किलो माल का कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो यदि हमने प्रॉपर गाइडेंस रखी है तब तो वो 95 किलो होगा, अच्छी गाइडेंस रखी है तो हो सकता है 97 केजी हो जाए, और यदि हमने उसका कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं रखा तो हो सकता है 90 केजी ही इसका उत्पादन हो। यानी इस फास्ट के अंदर हमको कंट्रोलिंग अपेक्षाकृत कम रखनी है, स्लो के अंदर कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा रखनी है। नॉर्मल में यानी जो 5 से 6 दिन में, जो फास्ट भी नहीं है स्लो भी नहीं है, इन दोनों के बीच का है, इसमें मॉडरेट यानी अपेक्षाकृत हमें थोड़ी सी इससे ज्यादा नियंत्रण रखना है लेकिन इससे कम नियंत्रण रखना है, हमें दैनिक रूप से उसकी प्रगति लेती रहनी।
डेड स्टॉक ये वो स्टॉक है जो कभी कभी वर्ष में हो सकता है 2 4 5 बार ही काम आए। ये चीजों में गबन होने की सबसे ज्यादा चांसेस रहती है। तो जब इन सामग्री का उपयोग सबसे जब आवश्यकता हो तभी स्टोर से इसको इशू की जाए, और जैसे ही काम हो जाता है तुरंत इन सामग्री को हम उपयोग में रखें। तो हम घर के अंदर भी यदि देखेंगे कि ऐसी सामग्री जो वर्ष में 1 2 बार ही काम आती है, जैसे दिवाली के अंदर कोई सामग्री चाहिए होती है, दिवाली की लाइटें वगैरह, तो उनको भी हम ऐसा नहीं पूरे वर्ष भर लगा के रखेंगे। जिस समय आवश्यकता है तब हम उसको लगावें, उपयोग करें, और जैसे ही उन चीजों की उपयोगिता कंप्लीट हो जाती है उन्हें वापस अच्छी तरह से पैक करके या सामग्री को उचित संरक्षण के अंदर उसको स्टोर के अंदर जमा करा दी जाए। यदि हम इसको उचित संरक्षण में जमा नहीं कराएंगे तो जिस समय वापस उपयोग में लेने जाएंगे तब या तो वो मशीन खराब मिलेगी, या वो कच्चा माल जो है बाहर पड़ा पड़ा धूल मिट्टी इत्यादि से खराब हो जाएगा, या वातावरण परिस्थिति के आधार पर खराब हो जाए। तो सबसे ज्यादा हमको कंट्रोल किस में रखना है? जो डेड जो गुड्स है, डेड इन्वेंट्री है, जो कभी कभी काम आती है, यदि उनको रखने की आवश्यकता है तो हम उसको क्या कहते हैं फ्रीजर के अंदर रखेंगे यदि ऐसी आवश्यकता है तो। यदि उसको धूल मिट्टी लाइट से बचानी है तो उसको प्रॉपर पैक करके रखेंगे, और जिस समय आवश्यकता है तभी उसे देंगे। लेकिन वही माल यदि फास्ट मूविंग है, जैसे आप लोग देखें एक छोटी सी हमारे पास परचूनी की दुकान होती है जहां पे सुबह सुबह कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सरस वाले जो हैं वो दूध ला के देखते हैं। सामान्यतः दूध को ज्यादा अधिक समय तक रखना होता तो फ्रीजर के अंदर या फ्रिज में रखेंगे, लेकिन सुबह देखेंगे तो तुरंत माल आया और तुरंत माल बिक गया, तो वही कैरेट के अंदर है तुरंत माल चलेगा। लेकिन यदि उस माल को 2 दिन रखना होगा तो 2 दिन वह माल सुरक्षित नहीं रहेगा, 2 दिन के अंदर उसको अपने को डीप फ्रीजर के अंदर या फ्रीजर के अंदर रखना होगा। नेक्स्ट हम लेंगे JIT। ये एक जापानी विचारधारा है जिसमें हम कहेंगे जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब जब हमें सामग्री की आवश्यकता है हम उसी समय सामग्री की आपूर्ति करें, उससे पहले उस सामग्री की आपूर्ति नहीं करें, या एक जब सामग्री की उत्पादन में आवश्यकता है उससे निश्चित समय अंतराल से पहले ही हम उस चीज की डिलीवरी लें या माल लें। जैसे सपोज करिए एक सामग्री की आवश्यकता है हमको 1 जुलाई को, 1 जुलाई को सामग्री की आवश्यकता है। यदि हम उस सामग्री को 1 जुलाई पे क्रय करेंगे, 1 जुलाई को उसको उपयोग है, तो हम उसके पहले एक सुरक्षित समय सपोज करिए कि 15 जून को उसको यदि हम हमारे पास में, या 15 जून की बजाय यदि हम कहें कि 25 जून के आसपास, 25 जून को उस सामग्री की हम आपूर्ति लें, 25 को नहीं है तो थोड़ा प्रयास करके 25 की बजाय 1 जुलाई तक, ये कहलाता है जस्ट इन टाइम। यदि हम 1 जुलाई की सामग्री है, इस सामग्री को हम यदि 1 जनवरी को ले लेते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून यानी 6 माह, 6 माह की अवधि में इससे पहले यदि हम ले लिया तो नंबर पहला चीज का नुकसान क्या होगा? हमें हमारे वित्त जो है वह उसके अंदर विनियोग करना पड़ेगा। जब वित्त विनियोग करेगा तो हम उस पैसे का उपयोग किसी दूसरे कार्य के अंदर नहीं कर सकते, या हमें इतना स्टॉक के भंडारण के लिए बहुत से पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जब वित्त हमारा है तो हम उसका दूसरी जगह उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि हमें वित्त बैंक से ऋण इत्यादि लिया है तो उसकी वित्त की लागत हो जाएगी। फिर इस सामग्री को भंडारण के लिए स्टोर की आवश्यकता हो जाएगी। ये सामग्री खराब ना हो उसके लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और यदि इस सामग्री को हमने लिया है तो उसके अंदर छीजक भी होगी, माल सूखेगा, उड़ेगा इत्यादि। तो जस्ट इन टाइम विचारधारा ये कहती है कि जब जब हमें सामग्री की आवश्यकता है हम उस समय उतनी सामग्री परचेज करें। हमने एक सुरक्षित दूरी यदि 5 दिन की बना रखी है तो 2 जुलाई का जो माल की परचेज हमको करनी है वो हम 26 तारीख को करें, 26 जून। 3 जुलाई की हमें माल की परचेज करनी है वो हम 27 जून को। यानी हमें सबसे पहली चीज तो सामग्री के जो आदेश की क्वांटिटी है उस आदेश की क्वांटिटी को लिमिटेड करना है, और जो लीड टाइम है यानी ये जो निष्क्रिय समय में हमारे पास जो स्टोर पड़ा रहता है उसको हमको न्यूनतम करेंगे। तो भंडारण लागत प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन तीनों की चीजों की हमें बचत होगी और उसका अनंतः प्रभाव हमारे पास में सामग्री की कुल लागत के ऊपर पड़ेगा।
एक हमारे पास कभी कभी एक अप्रोच और आती है जिसको हम कहेंगे VED, यानी वेड विश्लेषण कहलाता है। यह भी एक जो तकनीक है, ये ABC तकनीक का संशोधित रूप है। वी का मतलब होता है हमारे पास अत्यावश्यक, VITAL, यानी अति आवश्यक, अत्यावश्यक। दूसरा है हमारे पास E, यानी इसेंशियल। इसेंशियल मतलब आवश्यक। और डी का मतलब है डिजायरेबल। DES, यानी इसको हम कहेंगे शब्द के अंदर वांछनीय। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, अत्यावश्यक। जैसे हमारे पास एक बाइक है, बाइक में सबसे अत्यावश्यक क्या चीज होगी? पेट्रोल। पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी नहीं चलेगी। मशीन है, मशीन की सुई नहीं होगी तो मशीन काम करना बंद कर जाएगी। जैसे मशीन के फैन बेल्ट इत्यादि हैं, तो वह नहीं होगा तो मशीन आगे नहीं चल पाएगी। तो ये अत्यावश्यक है, ये तो हमें तुरंत लेने हैं इनके ऊपर तक। दूसरा हमारे पास है इसेंशियल। जैसे आपके पास बाइक है, बाइक थोड़ी सी आवाज कर रही है, बाइक थोड़ी सी धुआं ज्यादा दे रही है, बाइक के ब्रेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गाड़ी चल रही है लेकिन परफॉर्मेंस पूरा नहीं है। इसका मतलब जो आवश्यक कार्य है वो तो उससे हो जाएगा, अति आवश्यक कार्य हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ समय अंतराल देके हमें इनको ठीक कराने आवश्यक है। ये पेट्रोल क्या होगा? पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, चलेगी भी नहीं। लेकिन गाड़ी की सर्विस करानी जो है वह आवश्यक है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, इंजन ऑयल चेंज कराना है, ब्रेक चेंज कराना, चेंज नहीं कराएंगे कुछ समय तक, थोड़े दिन तक काम कर सकती है, उसके बाद में। फिर है डिजायरेबल। डिजायरेबल यानी ऐसा भी हो तो ठीक है, गाड़ी का सीट कवर फट गया है, वांछनीय है, नया लगाएंगे, लेकिन 4-6 महीने भी, 3 महीने भी चल जाएगा, उसके बाद देखेंगे। गाड़ी का टायर जो है पंचर हो गया है, पंचर निकलना क्या हो गया? अत्यावश्यक हो गया। गाड़ी के अंदर हवा थोड़ी सी कम है तो वो हमारे पास वांछनीय होगा। और टायर चेंज करना है कि थोड़े दिनों में, महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर टायर घिस गया है, लेकिन हमें चेंज करते हुए ध्यान रखना है। तो जब हम प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे, सबसे पहले अत्यावश्यक चीजें जिसके बिना कार्य नहीं हो सकता है, हमको सबसे पहले उसमें खर्च करना है। उसके बाद हमारे पास जो आवश्यक है, जो अत्यावश्यक तो नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए आवश्यक है, उनको ठीक है। और वांछनीय जो है वो एक तरह से डेकोरेटिव टाइप आइटम हो गए, सुरक्षा के आइटम्स हो गए, उनको हमको अति आवश्यक जैसे ही संभव हो उनको हमें करवाना चाहिए। ये हमारे पास एक VED विश्लेषण होता है।